पिछले क्रमशः 2 खंडों में मैंने चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय की चर्चा किया। आइए इसको तीसरा खंड माने हम, और अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा करें। आप सबको इस चंद्रगुप्त मौर्य की बात हुई है, आप जानते हैं, और चाणक्य के महान शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनका शुरुआती जीवन चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार की कहीं भी स्पष्ट जानकारी जो हमने पढ़ा उसमें नहीं मिलता है। बताया जाता है कि वह राजा नंदा व उनकी पत्नी मुरा के बेटे थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मौर्य शासक के परिवार के थे जो क्षत्रिय थे। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दादा की 2 पत्नियां थीं। एक से 9 बेटे थे जिन्हें नवना दास कहते थे, और दूसरी पत्नी से उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के पिता केवल एक ही थे जिन्हें नंदा कहते थे। नवना दास अपने सौतेले भाई से बड़ा जलते थे, वो जो 9 थे, जिसके चलते वे नंदा को मारने की कोशिश करते थे। नंदा को चंद्रगुप्त मौर्य मिलाकर 100 पुत्र हुए थे। यानी जो सौतेला पुत्र नंदा था, इन नवनादास के अतिरिक्त जो दूसरी मां से, उनको चंद्रगुप्त मौर्य सहित उनको मिलाकर के 100 पुत्र थे, जिन्हें नवनादास मार डाला। बचा तो केवल चंद्रगुप्त मौर्य, और मगध साम्राज्य में वो जाकर के रहने लगते हैं। यहीं पर उनकी मुलाकात चाणक्य से होती है। इसके बाद से उनका जीवन एकदम बदल गया। चाणक्य ने उनके गुणों को पहचाना और तक्षशिला विद्यालय ले गए, वहीं के वो आचार्य थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अनुसार ढाला, सारी शिक्षा दी, उन्हें ज्ञानी बनाया, बुद्धिमान, समझदार और एक महापुरुष बनाया, उन्हें एक शासक के सारे गुण सिखाए। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धरा थी, जिससे उन्हें बिंदुसार नाम का बेटा हुआ था। यानी चंद्रगुप्त के बाद जो शासक हुआ था बिंदुसार था। इसके अलावा दूसरी पत्नी देवी हेलना थी, ये विदेशी थी, जिनसे उन्हें जस्टिन नाम का पुत्र हुआ। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की दुश्मनों से रक्षा करने के लिए आचार्य चाणक्य उन्हें रोज खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला करके देते थे, जिससे उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आ जाए और उनके शत्रु उन्हें किसी तरह का जहर न दे दे। यह खाना चंद्रगुप्त अपनी पत्नी के साथ, जो उसका नाम था दुर्धरा, उसको ही बांटते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके शत्रु ने वही जहर ज्यादा मात्रा में उनके खाने में मिला दिया। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। दुर्धरा इसे सहन नहीं कर पाई और मर गई। लेकिन चाणक्य समय पर पहुंचकर उनके पेट में जो गर्भस्थ शिशु था उसे बचा लिए। बिंदुसार को आज भी उनके बेटे अशोका के लिए याद किया जाता है। अब बिंदुसार तो बच गया, उसके बाद उसका बेटा हुआ था अशोक, और अशोक एक महान राजा था। तो आइए थोड़ी चर्चा कर लें मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य खड़े होने का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो किसे जाना चाहिए? चाणक्य को। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से वादा किया था कि वे उसे उसका हक दिला कर रहेंगे, उसे नवदास की राजगद्दी पर बैठाएंगे। इसलिए चाणक्य जब तक्षशिला में शिक्षक थे, आचार्य थे, तब अलेक्जेंडर यानी सिकंदर भारत में हमला करने की तैयारी में था। तब तक्षशिला के राजा व गंधार के राजा दोनों ने अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए, पराजित हो। किंतु चाणक्य ने देश के अलग अलग राजाओं से मदद मांगी। पंजाब के राजा पर्वतेश्वर ने अलेक्जेंडर को युद्ध के लिए ललकारा।
परंतु पंजाब के राजा को भी सिकंदर से या अलेक्जेंडर से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद चाणक्य ने घनानंद अर्थात नंद साम्राज्य के शासक से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। इस घटना के बाद चाणक्य ने तय किया कि वह एक अपना नया साम्राज्य खड़ा करेंगे जो रोमन हमलावरों से देश की रक्षा करे, यानी सिकंदर या अलेक्जेंडर के हमलावरों से उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने एक नया साम्राज्य खड़ा करने की योजना बनाई। और वह साम्राज्य कैसा बने? जो उनके अनुसार नीति से चले, जिसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर और चाणक्य के नीति के अनुसार चलकर ही अलेक्जेंडर को हराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक ताकतवर शासन के रूप में सामने आ गए थे। उन्होंने इसके बाद अपने सबसे बड़े शत्रु नंदा पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्होंने हिमालय के राजा पर्वतका से साथ मिलकर घनानंद पर आक्रमण किया और 321 आफ्टर क्राइस्ट, उसको बीसी बोलते हैं, सॉरी मैंने बिफोर क्राइस्ट में कुसुमपुर में यह लड़ाई हुई जो कई दिन तक चली। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को की विजय प्राप्त हुई और उत्तर का सबसे मजबूत गढ़ ढह गया और बना मौर्य साम्राज्य। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर से दक्षिण की ओर अपना रुख किया और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक राज्य का प्रसार करने में लग गए। विंध्य को डेक्कन से जोड़ने का सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने सच करके दिखाया। दक्षिण का अधिकतर भाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था और 305 बीसी में, मतलब ईसा के 305 वर्ष पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी पर्शिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहा। उस समय वहां सेल्यूकस निकेटर का राज था, जो एम्पायर का, जो सेल्यूसिड एम्पायर का संस्थापक था। वो अलेक्जेंडर का जनरल भी रह चुका था। पूर्वी पर्शिया का बहुत सा भाग चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुके थे और वे शांति से इस युद्ध का अंत करना चाहते थे। अंत में उन्होंने वहां के राजा से समझौता कर लिया और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में संपूर्ण साम्राज्य आ गया। इसी के साथ निकेटर ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और इसके बदले उसे 500 हाथियों की विशाल सेना भी मिली, जिसे वे आगे अपने युद्ध में उपयोग करते थे। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने चारों तरफ मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया था। कसक ये रह गई थी कलिंगा की, जो अभी उड़ीसा कहते हैं, और तमिल इस साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। इन हिस्सों को बाद में उनके पोते यानी बिंदुसार के बेटे अशोका ने अपने साम्राज्य को में जोड़ दिया था। थोड़ा सा यहां बता देना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म की ओर झुकाव हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के थे तब उनका झुकाव जैन धर्म की तरफ हुआ। उनके गुरु भी जैन धर्म के थे, जिनका नाम था भद्रबाहु। 298 बीसी में उन्होंने अपना साम्राज्य बेटे बिंदुसार को देकर कर्नाटक चले गए और वहां उन्होंने 5 हफ्तों तक बिना खाए पिए ध्यान किए, जिसको जैन धर्म में संथारा कहते हैं, और ये तब तक कहते हैं जब तक वह स्वयं मर न जाए। और यही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने इसी विधा से अपने प्राण त्याग दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य के जाने के बाद उनके बेटे ने साम्राज्य आगे बढ़ाया, जिनका साथ चाणक्य ने दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर अपनी सूझबूझ से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। वे कई बार हारे, ऐसा नहीं कि जीते,
लेकिन वह अपनी हार को से कुछ सीख कर आगे बढ़ते थे। और चाणक्य कूटनीति के चलते ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, जिसे आगे जाकर के उनके पोते यानी ग्रैंडसन अशोका ने एक नए मुकाम पर पहुंचाया था।